हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूं एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूं। मैं आज आपको बताऊंगी जो आपका डीएलएड का सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसकी मैं आज आपको एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ बताऊंगी और मैं साथ में आपको उसके आंसर्स भी समझाती जाऊंगी कि ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये जो मैं आज आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती हैं और इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों का जो पेपर है, जो भी एमपी डीएलएड में या डीएलएड में, तो उनका जो पेपर है वो कैसा आता है, किस पैटर्न का आता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और यहाँ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही बेल बटन को क्लिक कर दिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन या डीएलएड से रिलेटेड कोई जानकारी या अपडेट आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, सही उत्तर चुनकर लिखिए या चूज़ द करेक्ट। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ आप लोगों को मैं आपको चूज़ द करेक्ट यानी सही उत्तर सबसे पहले बताने जा रही हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और ट्राई करिए उसका आंसर देने का, ठीक है। और सब अपना जो भी आपका आंसर हो वो आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें आपको प्रैक्टिस कराई हैं तो उसमें से आपके कितने आंसर सही थे। इससे क्या होगा, आप लोगों को आपकी प्रोग्रेस पता चलेगी और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके आंसर कितने सही थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, लाभ हमेशा दिया जाता है। प्रॉफिट इज ऑलवेज गिवन ऑन। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है भट्टा पर, फिर है अंकित मूल्य पर, फिर क्रय मूल्य पर या फिर विक्रय मूल्य पर। तो इंग्लिश वालों के लिए प्रॉफिट इज ऑलवेज गिवन ऑन डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन में कि लाभ हमेशा किस पे दिया जाता है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट आपको किस पे दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंकित मूल्य पर, मतलब मार्क्ड प्राइस पर जो भी प्रॉफिट है वो दिया जाता है। तो आप लोगों में से इसके आंसर जिसके भी सही थे, जिसने सही आंसर चूज़ किया था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, 2t डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7t डिवाइडेड बाई 15 प्लस 2 में t का मान है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है t की। आपको ये सम्स दिया हुआ है और आपको यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है, 2, 3, 5 और 15। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग पहले से चॉइस करके रख ली कि इसका आंसर क्या होगा, या तो आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो वीडियो को पोस्ट कर दिए और आप लोग अपने रजिस्टर में सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताती हूँ इसका सही आंसर क्या होगा, साथ में इसका सॉल्यूशन भी बताती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने जो क्वेश्चन है वो लिख के रखा है और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी बताया है। तो अगर आपने इसको सॉल्व करा तो आप मेरे वाले सॉल्यूशन से चेक कर लिए, अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 में देखिए हमने क्या करा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 2t बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7t बाई 15 प्लस 2। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले स्टेप 1 में जो हमारा 3 और 15 था, जो हमारा अपॉन में था 3 और 15, उसको हमने क्या करा है, 3 को 1 से इंटू करा है और यहाँ पर हमने 15 को 2 से इंटू करा है। तो हमारा 3 1 से 3 हो जाएगा, 15 2 से 15 हो जाएगा। तो हमने उसको लिख लिया 2t प्लस 3 अपॉन 3। तो हमने क्या करा है, 3 1 ज़ा क्या होता है, 3 होता है, तो 2t प्लस 3 हो गया और अपॉन में हमने 3 लिखा, इज इक्वल टू फिर 7t प्लस, फिर हमने 15 को 2 से करा तो कितना आता है 30, तो 30
फिर डिवाइडेड बाय 15। अब स्टेप 2 पे आइए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है जो भी हमने अभी तक सॉल्व किया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 15 2t + 3 हो जाएगा और 3 7t + 30 हो जाएगा। जब हम इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे, फिर स्टेप 3 देखिए। स्टेप 3 में हमने क्या करा है, 15 × 2t करा है तो हमारा 13t आया। फिर 15 को 3 से करा तो 45 आया, प्लस में 45 इज इक्वल टू फिर 3 × 70 कितना होता है, 21t। फिर 3 को 30 से करा तो आ गया 90। अब हमें स्टेप 4 में क्या करना है, जो टी वाले उनको एक्साइट करना है और जो बिना टी वाले हैं उनको हमें एक्साइट करना है। फिर हमने ये 30t ले लिया। अब 45 तो हमारा बिना टी का है। अब इक्वल के बाद देखिए हमारा है 21t और वो 21t प्लस में है, तो यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा -21t में। फिर इज इक्वल टू 90 का हमने यहाँ 90 लिखा और जो ये 45 था, ये 45 को हमने यहाँ पर लिया तो ये -45 हो गया। अब आइए स्टेप 5 पे। अब हमें 30t - 21t करा तो आया 90 इज इक्वल टू 90 में से 45 गए तो कितना बचा, 45। अब हमें क्या करना है, t इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 9 को हमें इसको अपॉन में लेना है और इससे डिवाइड करना है। जब हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या आया है, 5, यानी हमारी t की वैल्यू क्या आई, 5 आई है। और यहाँ आपको ऑप्शन क्या क्या थे, 2 था, 3 था, 5 था और 15 था, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सा वाला, यानी सी वाला आपका ऑप्शन नंबर 5 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जिसका आंसर है 5। यहाँ मैं आप लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन बता सकती थी कि कौन सा सही, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें सॉल्व करके इसलिए बता रही हूँ ताकि ये आप लोगों के काम आएंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या जिसको समझ में नहीं आ रहा है या जिसको नहीं आता है तो उसको भी ईजिली समझ में आए। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1 है तो 2x² + y² + 1 का मान होगा। इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1 देन वैल्यू ऑफ 2x² + y² + 1 विल बी। यहाँ आपको 4 ऑप्शन है, 2 1 -1 और 0। आप सब अपने अपने रजिस्टर में इसको सॉल्व करिए। मैं आगे आपको वीडियो में इसका आंसर बताती हूँ पूरा सॉल्व करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था 2x² + y² + 1, जिसमें आपको x की वैल्यू 0 दी थी और y की -1 दी थी। तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। यहाँ स्टेप 1 में हमने क्या करा है, जो x और y है उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो x की वैल्यू हमें 0 थी तो 0 का स्क्वायर हो गया। फिर हमने यहाँ पर प्लस लिखा। फिर y की वैल्यू हमारी क्या थी, -1 थी, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया -1 का स्क्वायर, फिर +1। फिर यहाँ स्टेप 2 में हमने क्या करा है, 2 इंटू, आपको मालूम है 0 को 2 बार इंटू करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो ये 0 हो गया। फिर प्लस यहाँ -1 था तो -1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो -1 को हम 2 बार इंटू करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव में 1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। फिर +1। अब देखिए स्टेप 3 में 2 0 क्या होता है, 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। यहाँ 1 + 1 कितना होता है, 2। तो आपका जो स्टेप 4 है उसमें आंसर आ गया आपका 2। 0 + 2 कितना होता है, 2। और यहाँ आपको ऑप्शन क्या क्या थे, 2 1 -1 और 0, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर आ जो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज PQR में PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RP हो तो एंगल Q का मान होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। इन अ ट्राइंगल PQR साइड्स आर PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RP, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल Q। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR, उसमें हमें जो साइड्स हैं PQ, QR और RP वो सब क्या है, इक्वल है। तो हमें एंगल Q की वैल्यू बताना है कि एंगल Q की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको आपको अच्छे से समझा के बताती हूँ जिससे आप लोगों को पता चलेगा, और आप लोगों को जो मैं बताने जा रही हूँ जब आप वो चीज़ देखेंगे तो आप अपने आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल था जिसमें उसका नाम है PQR। आप लोगों को पता है जब हम ट्राइंगल का जो सम करते हैं, उनके एंगल का हम सम करते हैं यानी टोटल करते हैं, तो उसका जो
आंसर होता है, मतलब उसकी जो डिग्री होती है वो होती है 180 डिग्री। मतलब हम तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या है, 3 एंगल है, तो हम 180 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यानी हमारे 3 जो एंगल हैं, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कि हमारे जो एंगल क्यू है उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यानी बा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा 60 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो है अगमानात्मकता का आधार है अनुभव, प्रेक्षण, निष्कर्ष या उपरोक्त सभी। बेस ऑफ इंडक्टिवनेस इज एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन या ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक चरीय रेखीय समीकरण है। तो यहाँ ऑप्शन है 7x + 3 = 5, 7x² = 5y, 7x + 5y = 8 और 7x = 9y। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल। तो हमें इसमें बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है, मतलब जो एक चरीय रेखीय समीकरण है, हमें वो बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, यानी एक चरीय रेखीय समीकरण होता क्या है। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो लीनियर इक्वेशन होता है वो होता है ax + b = 0 के फॉर्म में होता है, जिसमें जो हमारा a और b होता है वो हमारे इंटीजर्स होते हैं और a और b के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल, जैसे कि x, y, z कुछ भी। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन थे, 7x + 3 = 5, 7x² = 5y, 7x + 5y = 8, 7x = 9y। तो आपको पूछा था जिसमें एक वेरिएबल है। तो देखिए एक वेरिएबल सिर्फ हमारा फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो है x, तो 7x + 3 = 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए 7x + 3 = 5 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी आप लोगों को समझा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें और उनको भी ये हेल्पफुल हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द गिवन वर्ड्स, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रीक चिन्ह पाई डैश है, चर या अचर। ग्रीक साइन पाई इज डैश, वेरिएबल या कांस्टेंट। आप लोगों को पता है जो पाई होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है यानी अचर क्यों होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो जहाँ भी पाई आता है तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, 3.14। तो इसका हमारा आंसर होगा कांस्टेंट, मतलब हमारा फर्स्ट का आंसर आएगा अचर। अब है सेकंड, अर्धवृत्त में बने कोण का माप डैश होता है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेमी सर्कल इज डैश। आप लोगों को पता है जो हमारा फुल सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर हम उस सर्कल को आधा काट दें यानी उसको सेमी सर्कल बना दें तो आपको पता है 360 को हम जब हाफ कर देंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमारा सेकंड का आंसर है 180 डिग्री। अब आते हैं थर्ड पे, त्रिभुज में डैश मध्यिकाएं होती हैं, देयर आर डैश मीडियंस इन अ ट्राइंगल। ये सबको ही पता है कि 3 मीडियंस होते हैं, 3 मीडियंस होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 3। अब 4 है हमारा, डैश आगमन विधि का आधार है, तक या निर्णय। डैश इज बेसिस ऑफ इंडक्शन मेथड। तो इसका सही आंसर होगा तर्क यानी कि लॉजिक। अब है सृजनात्मकता एक प्रकार की डैश योग्यता है, प्रक्रिया विश्लेषण। क्रिएटिविटी इज अ काइंड ऑफ डैश एबिलिटी, प्रोसेस या सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। अब फिर से आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको पहले वाले में ऑप्शन थे तो आप लोगों को जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ऑप्शन वाले भी आ सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी आ सकते हैं। तो ये वाला है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर ये 75 का 16% है, 16% ऑफ 75 इज, क्या होगा 75 का 16%। जिसको निकालना आता है वो रजिस्टर में अपने निकालिए और वीडियो को पोस्ट करिए। आगे मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी और आप लोग मैच करिए कि आपका आंसर सही था या गलत था।
तो ये है हमारा क्वेश्चन। हमने क्या करा है, परसेंट का साइन हटाया तो हमारा 100 लग जाएगा, ऑफ की जगह इंटू 75 का 75। हमने 100 को 75 से डिवाइड करा है तो यहाँ हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, आप लोग खुद करके देख लेना। फिर स्टेप 2 में हमारा आया 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। फिर 16 3 से कितना होता है 48, इसको हमने डिवाइड करा 4 से तो हमारा इसका आंसर आ गया 12, यानी 16% ऑफ 75 होता है 12। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमें बताना है कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। a प्लस बी और a माइनस बी, आपको स्टेप 1 में क्या करना है, जो हमारा a प्लस बी है उसको a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हमें a को इस ब्रैकेट के a से करना है तो आएगा a स्क्वायर। फिर इस a को, फर्स्ट वाले a को सेकेंड वाले ब्रैकेट के b से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस ए बी, फिर प्लस ए बी आएगा। फिर हमारा दोनों का जो b है, b इंटू बी कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ तक भी सही आंसर, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए स्टेप 1 में जो ए बी दो हैं, एक माइनस में है एक प्लस में, ये दोनों कट सकते हैं। तो अगर एक हमारा प्लस में एक माइनस में, अगर हम दोनों को कट कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी सही है, तो आप फर्स्ट तक भी छोड़ सकते हैं और सेकंड पे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आप दोनों लिख सकते हैं, आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर भी हो सकता है, या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आंसर हो सकता है। अब आ जाइए थर्ड वाले क्वेश्चन में। शिक्षा शास्त्री वेन हाइजन देश के निवासी थे। द एजुकेशनिस्ट वेन हाइलेस वॉज द रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री। तो किस देश के निवासी थे वेन हाइलेस, तो वो थे डच के, DUTCH डच। ठीक है, तो थर्ड का आंसर होगा डच। फिर फोर्थ है देश एक नियम या कथन होता है जो बिना किसी प्रमाण के स्वीकार्य होता है। डैश इज अ रूल और स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी एविडेंस। तो इसका आंसर होगा एक्सियोम, AXIOM, एक्सियोम इसका आंसर होगा। तो आप लोग हिंदी में भी एक्सियोम लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वयं सिद्ध। तो ये रहे आज के आपके इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज और MCQs थे, प्लस मैंने आपको बताया उसको कैसे सॉल्व किया है, उसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी आपको ऐसी वीडियो देती रहूँगी, इंपॉर्टेंट वीडियोस देती रहूँगी और आपकी जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व करती रहूँगी।